हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और टोटल 20,000 पोस्ट हमको यहां पर देखने को मिल रही है इस बार, जो कि एसएससी ने सीजीएल के लिए दी है। अब यहां पर एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये है कि टियर 2 में भी अब हमको जीएस का पोर्शन देखने को मिलने वाला है। तो अब जो हमारे एसएससी के पॉलिटी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, वो टियर 1 में और टियर 2 में दोनों में ही पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आने वाली एसएससी की सभी एग्जामों में हमको देखने को मिल सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के, तो देखिए, संसद का सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश कितने समय तक मान्य रहता है। यहां पर बात की गई है ऑर्डिनेंस की। अब देखिए, ऑर्डिनेंस की बात करें या अध्यादेश की बात करें, तो इसके बारे में जो नॉर्मल चीज हम जानते हैं वो ये है कि इसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, पर किस कंडीशन में? जब संसद के दोनों सत्र या दोनों में से कोई एक सत्र छुट्टी पर हो, है ना। तो इस कंडीशन में अगर कोई अर्जेंट कानून लाना है तो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकते हैं उस कानून से रिलेटेड, लेकिन वो केवल टेम्पररी एक लॉ है ना। जो अध्यादेश होता है वो एक टेम्पररी लॉ है जो कि नॉर्मली 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह इसका टाइम पीरियड होता है या इसकी लाइफ होती है, किसकी? अध्यादेश की। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, यह पूछा गया है कि संसद का सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश कितने समय तक मान्य रहता है। तो देखिए, जब संसद के सदन छुट्टी पर हैं तब ये 6 माह तक मान्य होता है, लेकिन जैसे ही संसद के सत्र आ जाएंगे, वापस छुट्टी से आ जाएंगे, तब 6 माह का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और फिर शुरू होता है 6 सप्ताह का टाइम पीरियड, मतलब 42 डेज का टाइम पीरियड। 42 डेज में अध्यादेश या ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास करवाने के बाद प्रेसिडेंट की साइन मिल जानी चाहिए, तब वो परमानेंटली कानून बन जाता है। लेकिन अगर 42 दिन में संसद के सत्र शुरू होने के बाद भी उसको पास नहीं करवाया जा पा रहा है या नहीं करवाया गया, तो फिर अध्यादेश खत्म हो जाएगा और इसके पहले जो कानून लागू था देश में, वही कानून फिर से लागू हो जाएगा। तो इजीली आंसर मिल जाता है कि संसद का सत्र शुरू होने के बाद ऑर्डिनेंस या अध्यादेश 6 सप्ताह तक मान्य होता है। मतलब यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। कभी कभी अगर 6 सप्ताह एग्जाम में मेंशन नहीं करता तो वो 42 डेज मेंशन करता है, इसे भी याद रखिएगा। कभी ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो 6 मंथ और 6 वीक्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब संसद के सत्र नहीं है तो उसकी लाइफ है 6 माह की, लेकिन संसद का सत्र शुरू होने के बाद उसकी लाइफ होती है केवल 6 सप्ताह की। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में हमको अध्यादेश का प्रावधान देखने को मिलता है, जो कि राष्ट्रपति या इंडिया के प्रेसिडेंट जारी कर सकते हैं। इजी है और सिंपल है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए व सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर नॉर्मली हमको एक सूची मिलाने के लिए कहा गया है, 2 सूचियां दी गई है और हमको इनको मिलाना है। आइए देख लेते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 की बात करते हैं, अगर हम भाग 9 की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। तो 1 का हो जाएगा या ए का हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। ए का हो जाएगा 3। भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद अगर हम भाग 8 पे आते हैं, पार्ट 8 पे आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यूनियन टेरिटरीज का प्रावधान देखने को मिलता है पार्ट 8 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब बी का हो जाएगा यहां पर 1, है ना। संघ राज्य क्षेत्र जितने भी है उनका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, है ना, कौन नियम बना सकता है। इसके अलावा दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है उसका भी हमको जो जिक्र देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहीं पर आर्टिकल 239 ए में देखने को मिलता है ना। तो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 में किया गया है। इसके बाद भाग 9A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9A की अगर हम बात करते हैं तो इसमें
नगर पालिकाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो सी का हो जाएगा 4। अब लास्ट जो बचता है वो है भाग 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख किया गया है। 4A हालांकि मूल संविधान में नहीं थी, लेकिन आगे चलकर स्वर्ण सिंह समिति या स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42 अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो अब हमारे पास डी का हो जाएगा यहां पर 2। ओके, अब हम ये सीरीज देख लेते हैं कि हमको किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है। तो आप देखिए, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। इजी है ना। हमको पार्ट, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पता है कि उनमें क्या किस किस का उल्लेख है, तो इजीली ऐसा क्वेश्चन हमसे बन जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, प्रेसिडेंट के इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट किसे देते? तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है ना, वो 5 साल की होती है। उनकी लाइफ, पोस्ट की लाइफ 5 साल की होती है। 5 ईयर तक वो अपने पद पर रहते हैं। लेकिन अगर उनको अपने कार्यकाल के बीच में रिजाइन देना है या पद छोड़ना है, तो ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। कौन? प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और अपना पद छोड़ सकते हैं। अब जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देंगे, वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना तुरंत लोकसभा स्पीकर को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा स्पीकर को। ये एक प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब भी प्रेसिडेंट अगर अपना पद से इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले क्विकली इस बात की जो इंफॉर्मेशन है वो लोकसभा स्पीकर को देने वाला, लोकसभा स्पीकर को देता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये एक प्रोसीजर। तो यहां पर आंसर मिल जाता है हमारे पास, आंसर डी। अगर इस्तीफा ना दे और उनको इनके कार्यकाल के बीच में प्रेसिडेंट को पद से हटाना है, तो फिर एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 61। ये इंपीचमेंट की प्रोसीजर है। इसको हम बोल सकते हैं महाभियोग। महाभियोग के द्वारा प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61। लेकिन अगर वो संविधान के उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं तब उस केस में। बाकी अगर पद छोड़ना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। क्लियर? यहां पर बहुत इजी हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट इसकी सबसे पहले जानकारी लोकसभा स्पीकर को देते हैं कि प्रेसिडेंट ने अपना पद छोड़ दिया या इस्तीफा दे दिया। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको अपडेट देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एसएससी की एक टारगेट बैच चल रही है, लाइव चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप रूट एप्लीकेशन पर जाकर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर एसएससी की बैच में एनरोल हो सकते हैं। वहां पर आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा PSSCJ के नाम से, और आपको वहां पर 500 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, इंडिविजुअली पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो भी आपके लिए यह फैसिलिटी रूट एप्लीकेशन पर दी गई है कि आप इंडिविजुअली भी पॉलिटी पढ़ सकते हैं मुझसे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही है कि प्ले स्टोर से आप रूट एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? अब देखिए, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां ही थी और 8th अनुसूची लैंग्वेजेस की बात करती है ना। भारत की मान्यता प्राप्त कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस जो हैं उनकी बात करता है 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो मूल संविधान में शेड्यूल थे ना, 8वां शेड्यूल था, उसमें 14 लैंग्वेजेस को शामिल किया गया था। कितनी? 14 लैंग्वेजेस। आगे चलकर 15वीं लैंग्वेज के रूप में सिंधी लैंग्वेज को या सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1967 में किया गया था। 1967 में 21 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़कर 15वीं लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया था। तो सिंधी डायरेक्ट पूछिए लैंग्वेज किस अमेंडमेंट के द्वारा 8th शेड्यूल में शामिल की गई है, तो 21 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। इजी। ओके, इसके अलावा देखिए, अगर हम 8th शेड्यूल की बात करते, छोटा सा अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस भी पूछी जा सकती है एग्जाम। बहुत ही अधिक क्वेश्चन यहां से हमको एग्जाम में आते हुए दिखते हैं। तो देखिए,
14 लैंग्वेजेस ऐसी थी जो कि 8th शेड्यूल में शामिल थी मूल संविधान में। लैंग्वेजेस अगर आप याद कर सकते हैं या फिर एक बार देख लीजिए, एटलीस्ट इतना तो आपको करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा पूछी जाती है जो कि बाद में जोड़ी गई, ठीक है ना। तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, ये ऐसी लैंग्वेजेस है जो कि 8th शेड्यूल में शामिल थी। आगे चलकर तो ये 14 हो गई। आगे चलकर 21 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1967 में, और किसको जोड़ा गया? सिंधी। ये 15वीं लैंग्वेज हो गई सिंधी, है ना। फिर 71 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 में, और 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा 8th शेड्यूल में 3 और लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया। ये कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब टोटल लैंग्वेज 1992 में कितनी हो गई? 18 हो गई 8th शेड्यूल में। आगे चलकर 92 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में, और 92 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में 4 और लैंग्वेज को ऑफिशियली जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 18 यहीं तक हो गई थी, 4 और जुड़ गई, तो टोटल लैंग्वेजेस कितनी हो जाती है 2003 में? 22। तो वर्तमान में 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस शामिल है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी गई है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ये लैंग्वेजेस आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन हमको आते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखिए, फिर से एक बार हम जोड़ी मिला लेते हैं। चलिए देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्टिकल दिए गए और हमको मेंशन करने के लिए कहा गया है कि किस आर्टिकल में किसका प्रावधान किया गया है। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54, देखिए अगर आपने थोड़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपको पता होता कि ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट से रिलेट करता है, वहां पर प्रेसिडेंट के ही आर्टिकल दिए गए। तो 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है कि इनका निर्वाचन इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल जो उनके इलेक्टोरल कॉलेज होगा उनमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे, इनके बारे में प्रावधान हमको आर्टिकल 54 में देखने को मिलता है। तो ए का तो 1 हो जाएगा सीधा सीधा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, आर्टिकल 75 आता है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, तो यहां पर बी का हो जाएगा 2। फिर थर्ड देख लेते हैं, आर्टिकल 155 में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, ये भी सेम है, तो सी का हो जाएगा 3। आर्टिकल 164 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 164 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 कहता है कि राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्य के गवर्नर के द्वारा की जाती है, तो डी का हो जाएगा 4। और ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन यहां पर हमको लाइन वाइज ही दिए गए हैं, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, मतलब यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, है ना। सब लाइन वाइज ही जमे हुए हैं तो हमको ज्यादा दिक्कत वैसे भी नहीं है, कभी कभी एग्जाम में लाइन वाइज भी क्वेश्चन डाल देता है। तो आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति केंद्र में प्रेसिडेंट करते हैं। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, और आर्टिकल 164 यह प्रावधान करता है कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्य के गवर्नर के द्वारा की जाएगी। इजी आंसर, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, एमपी क्वेश्चन है, काफी पूछे आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए? तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक उल्लेखित है। ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं। इसके अलावा जो हमने अभी प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल देखा ना, कि उनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, वो प्रोसीजर भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट की। याद रखिएगा, 2 चीजें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से पूछी जाती है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो डीपीएसपी ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई। इसके अलावा अगर 3 और ऑप्शन देशों के दिए हैं तो हम यहां भी बात कर लेते हैं। सोवियत संघ, रूस है ना, वर्तमान में सोवियत संघ अब रूस के नाम से आना था। सोवियत संघ के कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट की पोस्ट ली गई है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो डीपीएसपी की बात की गई है, आयरलैंड के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है ना। तो यहां पर मनोनीत, नॉमिनेटेड की बात की गई है। नॉमिनेट कितने सदस्यों को प्रेसिडेंट कर सकते, कहां पर, संसद के दोनों सदनों में, मतलब मिलाकर पूछा उसने। तो पहले यह संख्या 14 थी। 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते थे प्रेसिडेंट लोकसभा में, एंग्लो इंडियन, और 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते थे राज्यसभा में, जो कि 4 अलग अलग क्षेत्रों से नॉर्मली आते थे, जैसे कि लिटरेचर हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, या फिर समाज सेवा, सोशल सर्विस के सेक्टर से। तो ऐसे लोगों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और 2 सदस्यों को पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियन सीट पर नॉमिनेट कर सकते थे। तो पहले टोटल 14 थे, लेकिन आपको पता है 104वें संविधान संशोधन जो कि 2020 में किया गया है, एंग्लो इंडियन सीटों को लोकसभा से हटा दिया गया है। तो अब लोकसभा में एक भी ऐसी सीट नहीं है जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करे। तो अब केवल राज्यसभा की 12 सीटें बचती। 12 सीटों पर राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या हो जाती है 12 सदस्यों की। याद रखिएगा, है ना, थोड़ा चेंजेस है तो करंट से यहां पर जोड़कर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो देखिए, ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि सीएजी का जो ऑडिट की रिपोर्ट है उसकी जांच करती है। तो ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसे कहा जाता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति संसद की स्थायी समिति है। हर साल इसका गठन किया जाता है। हर साल क्यों बनाई जाएगी, ताकि सीएजी ने जो ऑडिट या रिपोर्ट भेजी है उसको वापस जांच की जा सके। लोक लेखा समिति एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। इसमें से 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। टोटल 22 मेंबर होते हैं। इस कमेटी की विशेषता है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, अकाउंट्स कमेटी है, इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो हमेशा विपक्ष का कोई नेता होता है। विपक्ष का कोई मेंबर हमेशा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। जो रूलिंग पार्टी है उससे इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। ओके, ताकि आपकी जो कंसोलिडेटेड फंड है वो सेफ रहे, इसलिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का ही कोई नेता या मेंबर बनाया जाता है। तो सीएजी की जो रिपोर्ट है उसकी समीक्षा के लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। ओके, आगे देखिए। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो देखिए, पहले क्या होता था कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी भी हो सकती थी, लेकिन एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसे कहा जाता है 51वां संविधान संशोधन। यह लाया गया था 2003 में, और 91वें संविधान संशोधन 2003 में प्रावधान किया गया कि लोकसभा की जो टोटल सदस्य संख्या है ना, अब अगर जब मंत्रिपरिषद बन रही है तो वो कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। सेम राज्य की विधानसभाओं में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्रिपरिषद नहीं होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में किया गया था। तो आंसर मिल जाएगा आंसर बी। ओके, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक बार फिर से यहां पर जोड़ियां मिलाने के लिए कहा गया है, आइए देख लेते हैं।
यहां पर देखिए, एक तो आपको एक टेरिटरी दी है, एक यूनियन टेरिटरी दी है, यहां पर केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है और पूछा है कि वो किसके जुरिडिक्शन के अंदर आता है, मतलब उसके जो मामले हैं किस कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर में आते हैं, है ना। अब केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली ऐसा है जिसका खुद का हाई कोर्ट है, बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरी है उनके मामले किसी और राज्य के जो हाई कोर्ट है उनके जुरिडिक्शन में अटैच किए गए। तो आइए देख लेते हैं। पौंडीचेरी या पुदुचेरी, जिसको अब पुदुचेरी के नाम से आना आता है, पौंडीचेरी की अगर हम बात करें तो पुदुचेरी के जो मामले हैं वो मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। मद्रास जो कि तमिलनाडु का वर्तमान चेन्नई है, वहां पे जो हाई कोर्ट है वो मद्रास हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, चेन्नई का पुराना नाम। तो मद्रास हाई कोर्ट की टेरिटरी में आते हैं पुदुचेरी के सारे मामले। तो ए का तो हो जाएगा 3, ओके, इसके जुरिडिक्शन में आते। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अगर मामलों की बात करें तो इनके मामले कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, कोलकाता हाई कोर्ट देखता है। तो बी का हो जाएगा 4, ओके, सही है ना, ठीक है। फिर आता है लक्षद्वीप 3rd नंबर पर। लक्षद्वीप जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, अगर इसकी बात करें तो इसके मामले, लक्षद्वीप के मामले आते हैं केरल हाई कोर्ट के अंडर में। तो सी का हो जाएगा 1। और लास्ट दमन और दीव, दमन और दीव के जो मामले हैं उसके मामले बम्बई या बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। तो डी का हो जाएगा यहां पर 2। अब देख लीजिए ये सीरीज कहां दी गई है, ए का 3 आई थिंक पहले ही ऑप्शन में हमको दिख रहा होगा, ओके, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो यहां पर आंसर इजीली मिल जाता है, आंसर ए। पौदुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इसके जितने भी केस होते हैं, मामले होते हैं, वो मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मामले कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। लक्षद्वीप के मामले केरल हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं और दमन और दीव के मामले मुंबई हाई कोर्ट के अंदर देखे जाते हैं, है ना। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मतलब एक आप बोल सकते हो थोड़ा टफ भी था, मतलब थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन भी था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिएगा। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दूसरे भी देखने को मिले तो आप उनको अच्छे से पढ़िएगा, उनकी डिटेल जहां से भी पढ़ सकते हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? अगर कोई भी संवैधानिक मामला है तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143, संविधान का आर्टिकल है आर्टिकल 143। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो संवैधानिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है आर्टिकल 143 के तहत। तो विधि के प्रश्न पर या संविधान के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार भारत के प्रेसिडेंट को दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत। अब यहां पर यह याद रखना, अगर प्रेसिडेंट किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते इस पावर का यूज करके, इस आर्टिकल का यूज करके, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो सलाह दे और नहीं चाहे तो छोड़ दे, बाध्य नहीं है। सेम केस प्रेसिडेंट के मामले में भी है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे देता है तो प्रेसिडेंट भी उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो मानना चाहे तो मान ले और नहीं मानना चाहे तो छोड़ दे। ये फिर प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब दोनों स्वतंत्र है। तो प्रेसिडेंट सलाह मांग सकता है विधि या संवैधानिक प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत। आगे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, मतलब आमने सामने कौन सही मैच नहीं कर रहा? आइए देख लेते हैं। सारे आर्टिकल यहां पर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ही दिए गए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन। आर्टिकल 39A डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 39A है वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वो सभी को एक जैसा जस्टिस देगा, प्रदान करेगा और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के प्रयास करेगा, ये उसका कर्तव्य। आर्टिकल 39A, ये तो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, पावर्स के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए राज्यों में। आर्टिकल 40 बिल्कुल सही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता,
यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी बिल्कुल सही है, 44 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं दिया गया है। आर्टिकल 48 राज्य कृषि और पशुपालन के विकास के लिए कार्य करेगा, है ना। और इसके अलावा 48A में यह भी दिया गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करेगा। 49 में राष्ट्रीय स्मारक, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक है उनका संरक्षण करेगा। और आर्टिकल 50 में यह प्रावधान है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया जाएगा, मतलब जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के जो वर्क है दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। यह प्रावधान आर्टिकल 50 में देखने को मिलता है, ना कि 48 में। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है, तो आंसर ए हो जाएगा। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं, तो यहां पर हमें ऑप्शन दिए गए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में कौन कौन शामिल होता है। तो देखिए, बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी, है ना। 1957 में उस कमेटी का गठन किया गया था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब 73 अमेंडमेंट किया गया तो त्रिस्तरीय पंचायती राज को ही शामिल किया गया। इन त्रिस्तरीय पंचायती राज में विलेज स्तर पर, मतलब गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। और इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो देख लेते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत विलेज स्तर पर, तो यहां पर ग्राम पंचायत पहला हो गया विलेज स्तर पर। सेकंड, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, तो ये ब्लॉक पंचायत या ब्लॉक समिति भी बोलते हैं इसको, या पंचायत समिति बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, तो यहां पर हमको जिला परिषद देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे ऊपर। ओके, तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट। त्रिस्तरीय पंचायती राज में एक सेकंड रुकिएगा, कुछ गलत कर दिया, बी नहीं है, सॉरी सी है ना। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जा सकता है। आंसर सी, एक बार फिर करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन मुझे देखने में शायद कुछ ऊपर नीचे हो गया इसलिए, तो आंसर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा आज का सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो जो कि आने वाली एसएससी की एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, एक एक फैक्ट को समझा, जो आर्टिकल रिलेवेंट थे उन आर्टिकल को भी यहां पर जाना। तो अब अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।